हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बता दीजिए। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बता दीजिए मुझे, और बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, जो कि बहुत प्यारा सा सेशन रहने वाला है। इस सेशन के माध्यम से हम लोग एसएसबी में आने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर रहे होंगे। ओके, चलिए, तो सभी साथी तैयार हो जाइए। जैसा कि हमने जो लास्ट टाइम प्रश्न पढ़े थे और उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं ये हमारे रिवीजन वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है भाई। रिवीजन। जी। महावीर स्वामी जी का, स्वामी जी का बचपन का नाम, बचपन का नाम। जी। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का पालन पोषण, पालन पोषण किसने किया? गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण किसने किया? इसी से अगला प्रश्न हमारा जो होगा, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध का पालन पोषण, और यहीं पर आप जानेंगे बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी। बौद्ध धर्म की भाषा बताइएगा, बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? यहीं पर आप बताएंगे भैया क्या? दूसरी, बौद्ध संगीति, संगीति किसके शासन काल में हुई थी? किसके शासन काल में हुई थी? शासन काल। सभी साथी एक बार आंसर दीजिए। जय हिंद सभी प्यारे जवानों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने आंसर दिया, बड़ा बेहतरीन। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था प्यारे दोस्त? तो ये क्या था? वर्धमान था। वर्धमान। क्या बताएंगे कि भैया वर्धमान था। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी, पाली। दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? कालाशोक, काला शोक, कालाशोक। ठीक है, डन है। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब हम बढ़ने जा रहे हैं भैया किसकी तरफ? मगध साम्राज्य की तरफ। एक बार सभी प्यारे दोस्त मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि सर यहाँ तक बिल्कुल ओके है और फिट एंड फाइन है। एक बार मैं जानना चाहता हूँ यहाँ तक सभी प्यारे दोस्तों का जो भी आउटपुट है एक बार बता दीजिए।
सभी प्यारे गुड्डा गुड़िया बताइए। बहुत अच्छे। सभी का आउटपुट बहुत बेहतरीन है। यहां पर हम बढ़ने जा रहे हैं किसकी तरफ? हर एक वंश की तरफ प्यारे दोस्त। हर एक वंश। बहुत प्यार से, बहुत धैर्य से, बहुत धीमे धीमे चीजों को समझना। यदि मैं हर एक वंश की बात करता हूँ प्यारे दोस्त, हर एक वंश का जो है, ये मगध का पहला वंश था। क्या बताएंगे कि भैया ये मगध का पहला वंश था? और इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साम्राज्य पाने के लिए इन लोगों ने अपने पिताओं को हर लिया था। पिताओं को हर लिया था मतलब कि पिताओं की हत्या कर दी थी। तो इस कारण इसे पितृहंता वंश कहा गया। क्या कहा गया? कि भैया इसे हमने पितृहंता वंश कह दिया। ओके। इस वंश का संस्थापक कौन था भैया? बिंबिसार। क्या बताएंगे? इस वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अब ये बिंबिसार के बारे में जानना है। और यहाँ से वैसे जो क्वेश्चंस हैं हमारे बहुत ना के बराबर लगते हैं। फिर भी मेरा नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि हम लोग भविष्य के लिए कोई कमजोरी इधर ना छोड़ें। देखिएगा, ये बिंबिसार अपने आप में बड़ा तेज व्यक्ति था। कितना तेज व्यक्ति था? बड़े ध्यान से चीजों को समझना। 544 से 492 ईस्वी इसका शासनकाल रहा है। साम्राज्य विस्तार के लिए इसने अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। साम्राज्य विस्तार के लिए। क्यों? क्योंकि इसे लगा कि जब मैं जहां से विवाह कर लूंगा तो उधर से तो मेरे ऊपर अटैक ही नहीं होने का। और ये ऐसा ही करता है, मान के चलिए ये इसका साम्राज्य है। ठीक है, ये बिंबिसार है। इसने नॉर्थ में तो हेलेना से शादी कर ली। ठीक है। वेस्ट में क्षेमा से शादी कर ली। और ईस्ट में किससे भैया? ईस्ट में कौशला देवी से विवाह कर लिया। कौशला, कौशला देवी से। दक्षिण में शादी तो ना कर पाया, लेकिन एक राजा था प्रत्योत, जो पांडुरोग रोग से पीड़ित था। यहाँ पर अपने वैद्य को भेज देता है ये, और वहां पर इसके भी अच्छे संबंध बन जाते हैं। तो ये बड़े मस्ती के साथ में जीवन जीता है। यह लिखा है, वैशाली की लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी चेटक की पुत्री चेलना। उससे भैया विवाह हुआ। उससे विवाह हुआ। आगे क्या कहता है? ये कहता है कि राजगृह की स्थापना करके उसे राजधानी बनाया। राजगृह की क्या करता है? स्थापना करता है। और फिर क्या करता है? उसे अपनी राजधानी में के रूप में बदल देता है। तो आपसे पूछा जाए कि राजगृह की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे कि राजगृह की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। इसका दरबारी वैद्य जो जीवक था, मैंने बताया था अभी, वो कहां से पढ़कर आया था? कि भाई तक्षशिला से पढ़कर आया था। तक्षशिला को ईस्ट यानी कि इसे क्या कहेंगे? ईस्ट का ऑक्सफोर्ड यानी पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भैया? पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। इसका उपनाम क्या था? श्रेणी। क्योंकि साम्राज्य का विस्तार इसने ऐसे ही किया था। कहते ना, जो कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चे, जो क्या है? तक्षशिला आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है। तक्षशिला। अभय वर्मा जी कह रहे हैं झक्कास। इसके बाद में व्यक्ति जो आता है वो कौन आता है? इसकी हत्या कौन करता है भैया? इसका पुत्र था अजात शत्रु। ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा था ना, इसे किस नाम से जाना गया? कि भैया इसे पितृहंता, क्योंकि इन्होंने पिताओं की हत्या की थी। ऐसे ही अजात शत्रु आता है। इसने काशी महाजनपद को मगध में मिला लिया और कुणी के नाम से जाना गया। ये तो एक बहुत बेसिक सी जानकारी हुई कि भैया इसने किस कहाँ मिला लिया अपने आप को? काशी महाजनपद जो है मगध में मिला लिया। यहाँ एक चीज सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। ये व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति वही था जिसने पहली बार मतलब कि युद्ध में, पहली बार युद्ध में प्यारे दोस्त, रथ मूसल रथ मूसल रथ मूसल और महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक कंटक प्रयोग किया था। अब ये है क्या? आप सभी ने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी देखी होगी ना। जो बाहुबली मूवी में एक सीन था, भल्लाल देव एक मतलब रथ पर आता है, उसमें ना चक्र लगे होते हैं चारों तरफ। लगे होते हैं कि नहीं? जो चक्र लगे हुए थे पैर दोस्त, उसे क्या कहा गया? रथ मूसल कहा गया। महाशिला कंटक बहुत बड़ी सी एक मशीन थी, उसमें एक बड़ा सा पत्थर रखते थे, उसमें आग लगाते थे और दूसरी तरफ शत्रु की तरफ फेंकते थे। ये कैसा था? एक बार दिखा देता हूं। ठीक है ना? ये कैसा था एक बार दिखा देता हूं। दिख रहा होगा आपको इधर?
अब दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि नहीं? देखो, ये अगली तरफ इस पर क्या लगा लगा हुआ था, गंडासे टाइप से, ठीक है ना। और ये एक पत्थर फेंकने की मशीन हुआ करती थी, देखो दिख रहा होगा, पत्थर फेंकने की मशीन। तो ये क्या था प्यारे दोस्त, डन है। आपने देखा होगा इन चीजों को, ठीक है। अबे कहाँ गया भाई? अब देखिए क्या कहता है, इसके समय में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और लंबे संघर्ष के बाद इसने वज्जी को हराया। इसने दो युद्ध हथियार, महाशिलाकंटक और रथमूसल प्रयोग किए। महाशिलाकंटक और रथमूसल को प्रयोग करने वाला व्यक्ति सबसे पहला कौन था? अब देखिए इतिहास को किस तरीके से इन्होंने चुना है या फिर एक्सपोज किया है। यहां इस व्यक्ति ने इसे यूज किया था और एस एस राजामौली ने उसने अपनी फिल्म में यूज कर लिया। उसने हजारों करोड़ कमाए। तो यही तो है भाई, इतिहास से जिसे सीख लेनी आ गई वो कभी है ना अपने आप को पीछे नहीं पाता। इसके बाद में उदयन आता है, जिसका ज्यादा कोई काम नहीं था। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करके उसकी राजधानी करी थी और कुछ नहीं किया इसने। पाटलिपुत्र की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया और ये जैन धर्म को मानता था। बाद में इसने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। बौद्ध धर्म को भी बौद्ध धर्म को भी इस व्यक्ति के द्वारा अपनाया गया था, समझे। बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। आगे इस वंश का अंतिम शासक था कौन? हरेक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदर्शक। और इसकी हत्या कर देता है शिशुनाग। इसकी हत्या किसने की प्यारे दोस्त? शिशुनाग ने की थी। इसकी हत्या शिशुनाग ने की थी। डन है, एक बार बताएंगे सभी मस्ती के साथ में, आगे चलो भाई। शिशुनाग, शिशुनाग से मिलते हैं 412 से 398। ये थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा फोकस करना। अब आपसे पूछा जाए, मगध का ये दूसरा वंश था। क्या था भैया? मगध का दूसरा वंश था और संस्थापक था ये इस वंश का। मगध का दूसरा वंश और इस वंश का ये क्या था प्यारे दोस्त? संस्थापक भी रहा है। ओके, तो आप चलिए, अब आ रही होगी आवाज। हाँ, वो सेल डाउन हो गई थी। देखिए, किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग? ये काला शोक था। रोज दोपहर के समय ये बैठ जाता कुर्सी पर और इस ये आराम से मस्ती से बैठ के अपना दाढ़ी बनवाता। यहाँ पर क्या हुआ, जो दाढ़ी बनाता था नाई, वो तो एक्सपायर हो गया। उसके बाद में एक लड़का आता है, हट्टा कट्टा पहलवान, मूंछों वाला पहलवान, ठीक है। बड़ा सा डोले सोले उसने बना रखे हैं, बढ़िया अच्छे तरीके से। और यहाँ जब ये डेली सेविंग बनाता था तो यहीं पर सज संवर कर, ठीक है ना, 16 श्रृंगार करके इसकी पत्नी भी बैठ जाती। अब बैठ जाती हट्टा कट्टा पहलवान, भैया यहां इसकी नजरें इसकी तरफ और इसकी नजरें इसकी तरफ। आंखें दो से हुई चार। आंखें क्या हुई? आंखें दो से हुई चार।
अब एक दिन ये मोहतरमा इशारा करती हैं इसकी तरफ को, हाथ में उस तरह तो था ही कि कर दूं काम, जो कि कर दे काम, सोच क्यों रहा। गर्दन उड़ा दी, गर्दन उड़ा दी। कहा कि मजा आ गया। फिर कहती है कि इसको तो हमने रास्ते से हटा दिया, लेकिन इसके बच्चे भी तो हैं। बच्चों की संख्या थी 8 बच्चे थे। कहता है कि इन्हें भी हटा, ये भी मरवा दिए। मोहतरमा जी कहती हैं इस व्यक्ति से, इस व्यक्ति से कहती हैं कि अब तो गाना गाएंगे कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। जो कहा अच्छा, जो कहा हाँ। तो कमरे में तो ले गया ऐसे, लेकिन ले जाने के बाद में क्या हुआ ये भी निपटा दी। अब ये पूछ रही थी मुझे क्यों मार रहा है, कि दुष्ट औरत तू अपने पति की ना रही, अपने साम्राज्य की ना रही, अपने बच्चों की ना रही, तो मेरी तो खैर क्या होगी। और यही व्यक्ति जो था प्यारे दोस्त, यही व्यक्ति कौन था, महापद्मानंद था। महापद्मानंद था। कौन था, कि भैया यही व्यक्ति महापद्मानंद था। यही व्यक्ति फिर क्या करता है, एक नंद वंश की स्थापना करता है। महापद्मानंद ही नंद वंश का संस्थापक था। यहां तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो, गजब तरीके से, मजा आना चाहिए। ठीक है, तो ये काला शोक की ही बात थी। इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की दूसरी संगति बुलाई। ये है आपका नंद वंश, यह एक शूद्रक वंश है था। और इसका संस्थापक कौन था प्यारे दोस्त, महापद्मानंद। तो इसका संस्थापक कौन था, महापद्मानंद। महापद्मानंद की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, एक बार मुझे बता दीजिए, इंडिकेट कर दीजिए कि यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, समझ में आई हैं चीजें कि नहीं। ठीक है, एक बार बता दीजिए मुझे, मैं जानना चाहता हूं। एक बार मुझे ये भी इंडिकेट कर दो, एक बच्चा कह रहा है कि सर बफरिंग हो रही है। मेरे हिसाब से तो बफरिंग नहीं होनी चाहिए, यदि हो रही है तो एक बार मुझे बता दीजिए। सर मजा आ गया, भाई वाह, मजा आना चाहिए। अब आपको दिखा दूं, ये अट्टा कट्टा पहलवान, ये रहा महापद्मानंद। महापद्मानंद मगध का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था। ओके, मगध का सर्वशक्तिशाली शासक था। इसे एक नाम दिया गया अग्रसेन। अग्रसेन का अर्थ होता है अनगिनत सेना का स्वामी। समझे, तो क्या बताएंगे अग्रसेन का, जैसे ऐसे अग्रसेन हुआ, ऐसे अनगिनत सेना हुआ, ऐसे अग्रसेन और ऐसे ही क्या हुआ, अनगिनत सेना हुआ। ओके, अब बात आती है उग्रसेन की। देखो उग्रसेन यानी उग्र का अर्थ क्या होता है, गुस्सा, यानी तीव्र गुस्सा के कारण इसे उग्रसेन कहा गया। तीव्र गुस्से के कारण क्या कहा बेटा, उग्रसेन कहा। इसे सर्व छत्रांतक कहा गया क्योंकि इसने क्षत्रियों का नाश किया था, तो इसे क्या बोल दिया कि भैया इसे सर्व छत्रांतक कहा गया। क्षत्रियों का नाश करने के कारण इसे क्या कह दिया, सर्व छत्रांतक कह दिया, सर्व छत्रांतक। ओके, कि भैया क्षत्रियों का नाश करने के कारण। आगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्त, वो है ये, वो है ये कि भैया कलिंग की सर्वप्रथम जो विजय है इसी के द्वारा की गई थी। आप जानते हैं कलिंग युद्ध होता है 261 बीसी में, क्योंकि कलिंग को याद रखा जाता है अशोक की वजह से। ठीक है, लेकिन उससे पहले यदि किसी ने विजय की थी तो महापद्मानंद ने की थी। तो आपसे पूछे कि भैया कि कलिंग की सर्वप्रथम विजय किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताएंगे कि भैया कलिंग की सर्वप्रथम विजय जो है महापद्मानंद के द्वारा की गई थी। ओके, आपसे पूछे कि पाणिनि जो लेखक रहे हैं किसके दरबार में थे, कि भैया महापद्मानंद के। अब यहीं से इसके बाद में आ जाता है भैया कौन, घनानंद। घनानंद, घ से घनानंद और घ से घमंडी याद रखना, घमंडी। इसी की वजह से हमारे देश का भी नाश हुआ है। अभी आपको बताऊंगा क्यों। यह धनी और शक्तिशाली था और इसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक थे और 20,000 घुड़सवार थे, 3 से 6,000 हाथी थे। तो घमंडी तो इसलिए कहा गया।
इतना पैसा था इसके पास में कि ये अपने पैसे को, अपने धन को, संपत्ति को कहां छुपा कर रखता था? इस समुद्र में छुपा कर रखता था। अपने धन संपत्ति को जमीन में गाड़ कर रखता था। और जहां धन संपत्ति इसकी हुआ करती थी उस जगह ये शेर, सांप, इस तरीके की चीजें रखता था। समझे? एक एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। आगे क्या कहता है? आगे देखिए, कहता है कि यूनानी इतिहासकार इसे अग्रमीज कहते हैं, यानी बदतमीज। इसी के समय पर भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। समझे? बहुत महत्वपूर्ण। यहीं पर मैं आप सभी को सिकंदर से संबंधित एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? सिकंदर से, क्योंकि सिकंदर के नाम के साथ में महान लगता है। इसने इतना रक्तपात किया, इतना सब कुछ किया, तो महान कैसे हुआ? बात करते हैं जब ये भारत से वापस लौट रहा था तो ये घायल हो चुका था। एक जनजाति ने अटैक कर दिया था जिस कारण इसके एक तीर लग गया था। तो जब ये वापसी जा रहा था, जैसे जीवन में एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति थक जाता है चीजों से। क्या करता है भैया? थक जाता है। तो इस व्यक्ति को भी लगा कि यार अब छोड़ते हैं चीजों को, क्या ही तो रखा है इन सब चीजों में। ऐसे मन में विचार है। जब ये वापस यूनान जा रहा था तो इसने बीच में रास्ते में ही अपना ज्योतिष बुलाया, क्योंकि ये लोग तो सब कुछ अपने साथ लेकर चलते। ज्योतिष बुलाया, कहा कि महाराज देख कर बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी। ज्योतिष थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और भाई किसी राजा का ज्योतिष मान के चलिए, आज अंबानी जी के पास में कोई थर्ड क्लास ज्योतिष थोड़ी होगा, बेहतरीन ज्योतिषों में से एक होगा। कहा कि महाराज ठीक है, देखता हूं। देखना शुरू कर दिया। ज्योतिष को पता चल गया कि यार ये तो मरने वाला है, लेकिन ज्योतिष की हिम्मत ना होवे कि इससे ये कह दे कि महाराज तुम तो मरने वाले हो। ज्योतिष ने दिमाग लगाया, कहा कि महाराज आपकी मृत्यु उस दिन हो जाएगी जिस दिन छत सोने की और जमीन जो है लोहे की हो जाएगी। सिकंदर बड़ी जोर से हंसा, कहा कि इसका मतलब तो ये हुआ महाराज मैं मरूंगा ही नहीं, मैं अमर हो जाऊंगा। ये बात सुनकर यात्रा कर ही रहे थे। यात्रा के दौरान ही कुछ दिनों बाद हुआ क्या, सिकंदर ने कहा कि हम यहीं रुकते हैं। रेतीला एरिया था, उन्हें ठहरना था, और वो दोपहरी में आराम करने लगे। बिस्तर लगाया जा रहा था, और जैसे बिस्तर लगाया जा रहा था तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ कि जो सैनिक था, सैनिक ने अपना कवच उतारा और कवच उतार कर नीचे फैला दिया। और जब फैला दिया तो आराम करने लगा सिकंदर। अब देखा कि एक सैनिक जो था, ये जो एक सेवक था, उसने देखा कि एक धूप की किरण जो है सिकंदर के ऊपर आ रही है। तो वो गया और बाहर से जो लूटा हुआ खजाना था उसमें एक छतरी थी, वो छतरी ले जाकर क्या नाम है लगा दी सिकंदर के ऊपर। सिकंदर की एकदम आंख खुली और सिकंदर ने पाया कि छतरी, और छतरी किस चीज की थी बेटा? वो थी सोने की, गोल्ड की। इतना देखकर सिकंदर का वो एकदम इस चीज का एहसास हुआ। सिकंदर ने क्या काम किया, एकदम बड़े अच्छे तरीके से उसने अपना आसन देखा जिस पर वो लेटा हुआ था। देखा कि जो कवच था वो लोहे का था, मतलब कि उसमें लोहे की सीट लगी हुई थी। सिकंदर समझ गया कि तेरी मृत्यु नजदीक है और निश्चित है। वो अपने सैनिकों को बुलाता है, कहता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है और मेरी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। कहा कि मेरी तीन इच्छाएं। पहली इच्छा कि जब मेरा जनाजा ले जाया जाए, मेरी अर्थी ले जाई जाए, तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल दिए जाएं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन बताई कि जितना भी हमने आज तक जितना भी धन दौलत लूटी है वो सब उस रास्ते में बिछा दी जाए। तीसरी कि जो मेरी अर्थी उठाएंगे वो चिकित्सक उठाएंगे, डॉक्टर्स उठाएंगे। अब ये सुनकर पूरी जनता, पूरे सैनिक हैरान थे। उसके बाद में खुद सिकंदर ने, जिसे विश्वविजेता कहते हैं, उसने कहा कि मैं पूरी जिंदगी विश्व विजेता बना, लेकिन जब मैं आज जा रहा हूं तो मैं खाली हाथ जा रहा हूं।
कहा कि जिस धन दौलत के लिए मैंने रक्तपात किया, लोगों को मारा काटा, ये करा वो करा, आज शायद मेरे जनाजे के सामने पड़ी होगी जो मेरे किसी काम की नहीं होगी। समझना। कहा कि जो चिकित्सक हैं वो इसलिए मेरी अर्थी उठा रहे होंगे कि जिस दिन मौत आएगी उस दिन बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकेगा। तो यही कारण है कि सिकंदर मरते मरते भी सीख देकर गया था मेरे भाई, सीख देकर गया था। तो ये सिकंदर की कहानी थी, आपको समझना चाहिए इससे। इसने चाणक्य का अपमान किया था, जिस कारण चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को नष्ट करवा दिया था। अब बात आती है किसके बारे में भैया, आती है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, जिसका संस्थापक कौन था भैया, जिसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने इस चंद्रगुप्त को 1000 करचापन में खरीदा और उसे प्रशिक्षित किया। उसे क्या कर दिया भैया, ट्रेंड किया। तो कहता चाणक्य अबाउट चंद्रगुप्त फॉर 1000 करचापन एंड ट्रेंड हिम। ट्रेंड करता है, कोई बात नहीं, अभी आगे आपको चीजें समझाता हूं। अब हुआ क्या, 305 बीसी में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस हार गया। ठीक है, और हार के बाद अपनी सेल्यूकस सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ये कैसे हुआ था, हुआ ये जब 305 बीसी में, ठीक है, इधर जो है चंद्रगुप्त मौर्य है और इधर जो है सेल्यूकस निकेटर है। ये यूनान जाते हैं, कहां जाते हैं, यूनान। यूनान गए और यूनान जाने के बाद में ये संधि करने के लिए वहां जाते हैं। तो हुआ क्या, ये गेस्ट हाउस था एक, ये गेस्ट हाउस था और यहां पर सेल्यूकस निकेटर का घर था। सेल्यूकस निकेटर का ये घर है, यहाँ इसमें घर में ये रह रहा है। ये कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य इस गेस्ट हाउस में रुका हुआ है। अब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत आती है यहाँ। ठीक है, ये एक गार्डन था और सुबह सुबह उठता है कौन, सुबह सुबह उठा चंद्रगुप्त मौर्य और गार्डन में घूमने के लिए मिलता। ठीक है, अब यहां पर ये देखें कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। इधर से हेलेना है, हेलेना यानी चेलेना, यानी कि किसी सेल्यूकस निकेटर की ये पुत्री है। अब दोनों यहाँ एक जगह मिलते हैं, एक जगह मिले। अब मिलतों के साथ ही भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य तो मोहित हो गया एकदम। और इतनी गोरी इतनी सुंदर लड़की, पूछा किसकी हो, न्यू कहा सेल्यूकस निकेटर, अब्बू है मेरे, पापा है मेरे। न्यू कहा अच्छा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के मन में लालच आया, क्या लगा कि यार संधि में क्या ही तो मांगू इससे। चंद्रगुप्त मौर्य कहता है सेल्यूकस निकेटर से कि यदि आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। सेल्यूकस निकेटर सोचता है यार ब्याह तो मुझे जब भी करना है, इसने वैसी खून पी रखे, 11 बजे सो के उठे है, छोरी राजा आदमी है, अपने हाथ मांग रहा, कह रहा कि ठीक है जाओ भैया, अपनी पुत्री की शादी करवा दी। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने ना अपने क्या नाम है जो ससुर साहब है, इस व्यक्ति को 500 हाथी दान कर दिए। और भाई साहब सेल्यूकस निकेटर बहुत खुश हुआ कि किसने भैया, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दान कर दिए, बड़ा खुश। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में क्या, बेटे विलायती बहू मिल गई, गोरी चिट्टी एकदम शानदार गजब, अब मैं कुछ नहीं करूं, विलायती बहू, अब वाह इंटरनेशनल विवाह करके जा रहा हूं, वो कौन लड़ेगा, क्या लगा अब तो मौज ही मौज होएगी। अब ये महाशय भी कहते हैं कि यार शादी करिए, दहेज में कुछ तो देना चाहिए, 4 क्षेत्र दे दिए, 4 क्षेत्र के जा चंद्रगुप्त मौर्य है, मौज ले मौज, कि जा अपनी जिंदगी जी ले, जा अपनी जिंदगी जी ले। अब ये चल दिए। तो सेल्यूकस निकेटर साहब कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कि यार जाओगा, तुम्हारी लैंग्वेज में दिक्कत आएगी। न्यू कहा अच्छा जी, न्यू कहा हाँ चल मैं तेरे साथ एक विद्वान भेज रहा हूँ मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज भेज दिया। अब जैसे आपने देखा होगा, गांव का कोई आदमी 2-4 दिन शहर में रह ले या फिर वो क्या कर ले, 2-4 दिन रहने के बावजूद वो सबसे पहले पता है क्या करता है, एक्चुअली ओ माय गॉड मैं ये नहीं खाता, मैं ऐसा नहीं बोलता। वाह भाई साहब, ऐसे ही मेगास्क्रीन यहाँ के लोगों से आया, क्या लगा चलो सिग्नेचर करो, सिग्नेचर करो। यहाँ के पुराने जमाने के लोग क्या लगा सिग्नेचर, एक इस गाल पे कर दिया, एक इस गाल पे कर दिया। अब मेगास्क्रीन क्या लगा, ये कौन सिग्नेचर, या बावली पूंछ, हम तो गुट्ठा लगा मैं। ठीक। अब मेगास्क्रीन ने एक बुक लिखी थी इंडिका, इंडिका अपनी बुक लिखी थी इंडिका।
उसमें इसने लिख दिया कि भारतीयों को तो लिखना ही नहीं आता, भारतीयों को लिखना नहीं आता। स्टोरी समझ में आई तो एक बार बताइए। 4 क्षेत्र जो दहेज में दिए थे, ठीक है, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान और काबुल, जिसे अराकोशिया, जैड्रोसिया और पेरिबनिस्ताई कहा गया। ओके, आगे क्या कहता है? कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीज भारत आया था, ये आपको बता ही दिया मैंने। चंद्रगुप्त मौर्य को अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक भी इसी व्यक्ति को कहा जाता है। आगे कहता है जस्टिन एम प्लूटोर्क ने लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के साथ संपूर्ण भारत को जीत लिया था, और चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी इतिहासकार सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहते हैं। आगे कहता है कि भैया इसके समय में मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, जिसके कारण वह श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया और वहां पर इसने प्राण त्याग दिए। वहां पर क्या कर देता है भैया? प्राण त्याग देता है। इसके बाद में इसका बेटा बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार क्या बना? बिंदुसार शासक बना। इसके पुत्रों की संख्या थी 101। देख रहे हो इसके पुत्रों की संख्या कितनी थी भैया? 101। मैं सोच के बड़ा ताज्जुब होता है यार, क्या ही तो बताऊं। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाते हैं भैया अशोक साहब। अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोक के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा आपको। पहले इसके उपनाम देख लेते हैं। सम्राट देवनाम प्रिय, यानी कि जिसका नाम देवों में प्रिय हो। देवनाम प्रियदर्शी, जिसका नाम देव और दावस हो दोनों में प्रिय हो। उज्जैन करमौली, चूंकि उज्जैन का राज्यपाल रहा था। चंड अशोका, इस पर एक स्टोरी सुनाता हूँ। चंड अशोका इसे क्यों कहा गया? ठीक है, फिर इसे ही अशोक वर्धना कहा गया। चलिए स्टोरी पर चलते हैं। स्टोरी पर हुआ क्या था? एक बार ये अपने साम्राज्य से निकला जा रहा था, तो एक दासी ने देखा। एक दासी ने देखा, देखने के बावजूद दूसरी दासी से करी, अरे मैया कितना कल्लू है ये, क्योंकि ये बड़ा कुरूप था, बहुत भद्दा था देखने में। अरे मैया कितना काला है, या की बहू याकू कैसे झेलती होगी है, परेशान ना रहती होगी बेचारी। अब ये बात भैया हंसी ठटारे में, युद्ध एक को देख के दूसरी हंसने लगी, दूसरी को देख के तीसरी हंसने लगी। अब ये सब चीजें चली ही रही थी भैया। अब ये बात पहुंचते एक दासी ने जाके ना रानी को बता दिया कि महाराज के बारे में ऐसे ऐसे कह रहे हैं। अशोक की बहू जो है अशोक को पकड़ के क्या लगी, यहाँ ही हो, तुम देख रहे हो के चल रहा जो के चल रहा, तब मैं कल्लू कल्लू कह मैं अच्छा। सारी दासियां बुला ली अशोक ने, सारी दासियां, क्या सब लाइन में लग जाओ। क्या लगे फिर वो वापस आ जाओ, आगे आ जाओ, जिसने सबसे पहले मजाक उड़ाया मेरा। 500 दासियां थी भैया, पता था कि मामला खत्म करवा देगा। इसने कहा कि दंडनायक को बुलाया जाए। दंडनायक बुलाए गए, सारे दरवाजे बंद करवा दिए, कहा कि सारी दासियों का गर्दन उड़वा दी। ठीक है ना? तो आपने सुना होगा एक गाना, सुना होगा कि नहीं? फिर अशोक कह रहा अपनी बहू से जाके कि तन्ने कौन कहे बहू काड़े की, मैं जान काढ़ लूं। ठीक है, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, माता सुमहानी, धम्मा देवी, वन देवी या फिर जन कल्याणी कहा गया। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक अपने सगे भाई तिष्य को छोड़कर उसने 99 भाइयों की हत्या करके वह गद्दी पर बैठ जाता है। वह क्या बैठ जाता है भैया? गद्दी पर यह व्यक्ति बैठ जाता है। कहता है कि राजा बनने से पहले वह तक्षशिला का गवर्नर था। क्या बताएंगे? राजा बनने से पहले वो कहाँ का गवर्नर था? तो आप बताएंगे भैया तक्षशिला का गवर्नर था। 4 वर्षों तक इसने संघर्ष किया और उसके बाद में 269 बीसी में राज्याभिषेक हुआ। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि अशोक की एंट्री हो जाती है 273 में, लेकिन उसे 4 वर्ष का संघर्ष किया, उसने अपने भाई उसको मारा है, लपेटा है, तो 269 बीसी में उसका राज्याभिषेक कोरोनेशन हुआ। समझे? 261 बीसी में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। अब कलिंग युद्ध जब इसने लड़ा तो उस दौरान इतना रक्तपात हुआ कि वहां की जमीन कहा जाता है लाल पड़ गई। तो जैसे ये 2 दिन बाद गया तो पता चलता है कि लगभग 2 दिन बाद गया तो एक बच्चा था वहां पर रो रहा था बुरी तरह से। पता चलता है कि वहां उसकी माता जो है मरी हुई पड़ी है और युद्ध भूमि में
शायद वो गलती से पहुंची या किस तरीके से, या घोड़ों के नीचे इस तरीके से चीजें रही होंगी। तो इसका दिल पसीजा वहां से, और उसने प्रण लिया कि मैं आज के बाद में कोई भी युद्ध नहीं करूंगा, कोई भी किसी इंसान को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। तो वहां से इसका हृदय हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का। कहता है कि इस युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में है। आप जानते हैं कि भैया कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ है? 13वें शिलालेख में। कलिंग का राजा कौन था प्यारे दोस्त? नंदराज था। कलिंग का राजा नंदराज था, और अशोक का अंतिम युद्ध था ये। इसके बाद में अशोक ने लड़ाई ही छोड़ दी थी। क्या छोड़ दी थी? कि भैया अशोक ने इसके बाद में लड़ाई ही छोड़ दी थी। आगे क्या कहता है? कलिंग की राजधानी इसने तोसिल में स्थापित कर दी। क्या बताएंगे? कि भैया कलिंग की राजधानी जो थी वो तोसिल में स्थापित कर दी। कहता है कि नेपाल, बंगाल एवं कश्मीर भी अशोक के राज्य में ही थे। क्या कहा? नेपाल, बंगाल और कश्मीर भी कहाँ थे भैया? अशोक के राज्य में थे। अशोक के राज्य में थे। और कहता है कि अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की। अशोक ने झेलम नदी के किनारे क्या की थी भैया? श्रीनगर की स्थापना की। और अशोक ने नेपाल में देवपाटन नामक नगर बसाया। क्या क्या? कि भैया देवपाटन नामक जो नगर है, ठीक, ये भी अशोक ने ही बसाया था। आप इतने सुस्त अवस्था में क्यों हूं, मैं जानना चाहता हूं। एक बार मुझे थम्स अप करके तो बता दीजिए कि भाई आप तक चीजें पहुंच रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें आप तक हैं। एक बार सभी पैर दोस्त जो लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, तो एक बार थम्स अप करके बता दो, जिससे मुझे एक बार इंडिकेट हो जाए कि हाँ चीजें सब सही दिशा में जा रही हैं, सब कुछ चीजें क्लियर समझ में आ रही है ना। एक बार सभी पैर दोस्त बताएंगे मुझे। हम्म। आपका इंडिकेशन ही मेरा भरोसा है मेरे भाई। ओके, एक्सीलेंट है। चलो बहुत बढ़िया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? ये कहता है राजतरंगिणी के अनुसार प्रारंभ में अशोक शैव धर्म को मानता था। किसे मानता था प्यारे दोस्त? अशोक जो है शैव धर्म को मानता था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद मोगली पुत्तिश एवं उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया गुड्डा? कि बौद्ध धर्म अपना लिया था। आगे कुछ बातें और करता है। कहता है धम्म एक प्रकार का नैतिक सिद्धांत था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया था। तो पूछा जाता है कि धम्म क्या था अशोक के शासन काल में, कि भैया धम्म क्या था? तो आप क्या बताएंगे? कि भैया धम्म एक प्रकार का नैतिक सिद्धांत था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया था। कहता है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्र का नाम क्या था गुड्डा? महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। हाँ, बहुत बढ़िया। इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है ये है, आपके जो शिलालेख हैं, वृहद शिलालेख हैं अशोक, उसके लिए एक ट्रिक के माध्यम से चीजों को तैयार करना। कैसे याद करना? सुनिए। शाम को सोए जो गधा है, कैसे याद रखें वो आपके सामने? शाम को सोए जो गधा है, ऐसे याद रखना। यह शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, सोपारा, एरेगुड़ी, जोगठ, गिरनार और धोली, ये सभी क्या है भैया? अशोक के वृहद यानी कि बड़े शिलालेख हैं। ठीक है ना? बड़े शिलालेख हैं। आगे क्या कहता है? अशोक के जो अभिलेख हैं भैया,
उनकी खोज कब की गई? कि भैया खोज की गई 1750 ईस्वी में। किसने की? पेंथिलर ने की। कब पढ़ा? 1837 में। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा था? कि भैया इन्हें जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा प्यारे दोस्त पढ़ा गया था। डन है। ओके। आगे क्या कहता है? इसके बाद में जो अगला वंश आया प्यारे दोस्त, वो आया सुंग वंश। कौन सा वंश आता है? कि भैया सुंग वंश आता है हमारा। ठीक। तो सुंग वंश की बात करें, ये प्रथम ब्राह्मण वंश था प्यारे दोस्त। क्या बताएं? प्रथम ब्राह्मण वंश था जिसकी स्थापना किसने की? इस वंश की स्थापना कौन करता है? पुष्यमित्र सुंग करता है। इसकी स्थापना कौन करता है? कि भैया इसकी स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी। ये कौन थे भैया? बौद्ध धर्म के विरोधी थे ये लोग। सुंगवंश के जो व्यक्ति थे वो किसके? कि भैया बौद्ध धर्म के विरोधी थे, और बहुत ज्यादा विरोध था इनका। इसका दरबारी पतंजलि था। ठीक है भैया, ये क्या था? दरबारी कौन था? पतंजलि था, जिन्होंने महाभाष्य पाणिनि पर आधारित जो है बुक लिखी थी। बुक लिखी थी। आगे क्या कहता है? कहता है कि यह ये जो आपका सुंगवंश का काल था, ये वैष्णव धर्म के उत्थान का काल था। और अंतिम शासक कौन था प्यारे दोस्त? इसका देवभूति था। इसके बाद में कण्व वंश आ जाता है। कौन आता है भैया? कण्व वंश आता है। जो कण्व वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? कण्व वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा की गई थी। वासुदेव। ये भूति है भैया। ये हाँ, देखिए वासुदेव ने की थी स्थापना, वासुदेव ने की थी देवभूति की हत्या करके। हत्या करके। ये मिसप्रिंट है। तो क्या बताएंगे? देवभूति की हत्या करके, क्योंकि अंतिम शासक देवभूति था। तो ये क्या की थी भैया? देवभूति की हत्या करके स्थापना की थी। आगे कहता है इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था, जिसकी हत्या कौन करता है? सातवाहन नरेश शिमुख करता है। इसकी हत्या कौन करता है? सातवाहन नरेश शिमुख करता है। अब साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र तक ही रह गया था। अब साम्राज्य कहां तक रह गया था बेटा? केवल और केवल पाटलिपुत्र तक ही साम्राज्य रह गया था। पाटलिपुत्र तक साम्राज्य रह गया था। आगे क्या कहता है? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बात करता है। किसके बारे में? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। यह भी ब्राह्मण वंश था। इसका संस्थापक कौन था? सिमुख था भैया। इसका संस्थापक क्या था भैया? सिमुख था। और राजधानी प्रतिष्ठान पैठन थी, जो कि कहां पर थी? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है। इस मत्स्य पुराण से इस वंश का पता चलता है। क्या पता चलता है भैया? मत्स्य पुराण से इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप बताएंगे कि भैया, आपसे पूछे कि भैया मत्स्य पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो बड़े प्यार से बताना कि भैया इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। आगे क्या कहता है? कहता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन प्यारे दोस्त? गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी के विषय में उल्लेख है। कह रहा है कि नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी का उल्लेख है। तो कहता है द सब्जेक्ट ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी इज मेंशन इन द नासिक इंस्क्रिप्शन। और आज की क्लास का अंतिम है प्यारे दोस्त, कि यज श्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम शासक था। यज श्री सतकर्णी क्या था? इस वंश का अंतिम शासक था प्यारे दोस्त। इस वंश का अंतिम शासक था। और सातवानों ने सीसा, चांदी, कांसे के सिक्के भी चलवाए। तो क्या बताएंगे? कि जो सातवान थे उन्होंने सीसा, चांदी और कांसे के सिक्के भी चलवाए थे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं? हम्म। हाँ मनोज जी, मैंने किया था।
मनोज शर्मा ऐसा तो नहीं है भैया? हैं? मुझे लगता है सब कुछ क्लियर है और आज की क्लास यहीं पर ओवर करेंगे। मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। कल गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बचे।